नमस्कार साथियों, जी सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आकाशगंगाओं को पढ़ा था, आज हम तारों को पढ़ने जा रहे हैं। चलो, तो तारे क्या होते हैं? बेखगोलीय पिंड जो लगातार अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। बेखगोलीय पिंड जो लगातार अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, ध्रुव तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है, साइरस एक तारा है। तो बेखगोलीय पिंड जो लगातार अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। सूर्य एक तारा है, ध्रुव एक तारा है, साइरस एक तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है। अब तारे ही अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित क्यों करते हैं? कोई ग्रह क्यों नहीं करता है? तो तारों में प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जन करने का जो कारण है, वो कारण है आपका नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। ठीक, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के कारण ही तारों में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। आपको पता है कि नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, दो प्रकार की होती हैं। तो जो नाभिकीय अभिक्रिया हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है नाभिकीय विखंडन, और एक आपकी होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? विखंडन का मतलब ही है टूटना, और जबकि संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब विखंडन से ही क्लियर हो रहा है कि टूटना, एक भारी नाभिक जब दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। यह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया परमाणु रिएक्टरों में होती है। परमाणु रिएक्टरों का मतलब है यहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ पर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। ये परमाणु बम में भी होती है। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछ ले कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपकी विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, परमाणु बम है, इसके जनक कौन है? तो इसके जो जनक हैं या पिता, वो हैं आपके हॉर्न स्टार्समैन, और ये आपके जर्मनी के थे। ठीक, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही परमाणु बम की खोज की थी या बनाया था। अब परमाणु बम कहीं गिराया गया है। यूएसए ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पे गिराया था। कब गिराया था? एक गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, वो गिराया था हिरोशिमा पर, और ये 9 अगस्त को गिराया था, ये गिराया था नागासाकी पर। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल मैन, और जो नागासाकी पे गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन। और ये दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ के हैं? जापान के हैं। किसने गिराया था? यूएसए ने। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए थे। अब हम देखते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो जब
हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाएंगे बड़ा सा, तो इसमें तमाम ऊर्जा निकलेगी। और यही कारण है कि तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे तमाम ऊर्जा निकलती है और तारे स्वयं का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो यह अभिक्रिया, ये हाइड्रोजन के 4 नाभिक हैं, हीलियम का एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं। तो जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है यह तारों में होती है। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत का मतलब है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक, अब आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम ये एडवर्ड टेलर ने बनाया था और ये कहाँ के हैं? ये यूएसए के नागरिक हैं। एडवर्ड टेलर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही हाइड्रोजन बम बनाया था। एक हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो तारों में जब नाभिकीय संलयन होता है तो वहाँ पर तमाम ऊर्जा निकलती है। इसी कारण से तारे स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो इसके बाद हम तारों का जीवन चक्र पढ़ते हैं। तो चलिए तारों का जीवन चक्र पढ़ते हैं। तो तारों का जीवन चक्र का मतलब होता है कि जन्म से जो मृत तक का जो चक्र चलता है, यही हमको तारों का पढ़ना है। तो तारों का निर्माण ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादलों में परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो तारों का निर्माण ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादलों में परस्पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसी से तारों का जन्म होता है। तो कहने का मतलब तारों के निर्माण में गैसों की भूमिका होती है। तो तारों के जो निर्माण में गैसों की भूमिका होती है, तो लगभग 70% हाइड्रोजन होगी और लगभग 28% हीलियम होगी और 2% अन्य गैसें होंगी। ठीक, तो आपसे पूछ लें कि तारों में लगभग कितने % हाइड्रोजन पाई जाती है? तो लगभग 70% हाइड्रोजन तथा 28% हीलियम तथा 2% अन्य चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे तारों का निर्माण हो गया। कहने का मतलब कि तारों का जन्म हो गया। अब हमको तारों की मृत पढ़नी है। तो तारों की मृत, आखिर कोई तारा मरता क्यों है, कि या तारे की मृत कैसे होती है? तो तारों की मृत, आपको पता है कि तारा अपने जीवन भर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करता रहता है। जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन की खपत होती है। जब हाइड्रोजन की खपत होगी तो एक ना एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब उस तारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, तभी वह तारा अपनी मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। जब तारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो तारा अपनी मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। यानी जब किसी तारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो वह तारा अपनी मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं कि तारा किस प्रकार से मरता है। मान लिया कि ये एक तारा है और इस तारे का जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं किरोड। तो किरोड में अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण होता है। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने द्रव्यमान को किरोड में समेटना चाहता है, तो एक बल लगाता है जिससे पूरे तारे का द्रव्यमान अपनी ओर खिंचता चला आता है। लेकिन होता क्या, जब तारे में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती तो वहाँ भी तमाम ऊर्जा निकलती है। तो एक ये बाहर की ओर बल लगाते, किरोड अंदर की ओर लगाता है और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया बाहर की ओर लगाती।
तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। ये अभी एक तारा है, क्योंकि नाभ की संलयन की अभिक्रिया हो रही है तब ये एक तारा है, तो ये बैलेंस बना रहता है। इस कारण से यह तारा सिमट नहीं पाता है या सिकुड़ नहीं पाता है। लेकिन होता क्या है, जब हाइड्रोजन लगातार खपत होती रहेगी तो किसी न किसी दिन तो हाइड्रोजन समाप्त होगी। जब इसकी हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो ये क्रोड है, ये आयतन को इस प्रकार से अपनी ओर समेटता है। एक दिन इसका ये आ जाता है कि इसकी हाइड्रोजन समाप्त हो गई है। जब हाइड्रोजन समाप्त हो गई तो ये धीरे धीरे इतना सा रह जाएगा। जब ये रह जाएगा तो इसमें एक होगा विस्फोट। जब विस्फोट होगा तो इसी विस्फोट से 3 प्रकार के तारे बनेंगे। इसको बोलते हैं श्वेत वामन तारा और इसी को बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। और दूसरा बनेगा आपका न्यूट्रॉन तारा और एक बनेगा आपका ब्लैक होल। और ब्लैक होल को कृष्ण विवर कहते हैं। ठीक, तो जब तारा नाभ की संलयन की अभिक्रिया करता रहता है तो वह तारा सिकुड़ता नहीं है। जब उस तारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो वह तारा अपनी मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है और इस रूप में वो हो जाता है। इसको बोलते हैं लाल दानव या महालाल दानव। तो इस तारे में एक विस्फोट होगा, उस विस्फोट के बाद श्वेत वामन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, ब्लैक होल या कृष्ण विवर बनेगा। तो इस प्रकार से तारा मरता है और तारा मरने के बाद श्वेत वामन तारा का रूप धारण करता है, न्यूट्रॉन तारा का रूप धारण करता है, ब्लैक होल या कृष्ण विवर तारा का रूप धारण करता है। तो चलिए इन तारों की मृत्यु से संबंधित जो अध्ययन किया है हमारे भारत के एक वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके अध्ययन को पढ़ते हैं। चलिए, तो आपको पता है कि तारा मरने के बाद, ये मान लिया तारा है और इसकी हाइड्रोजन समाप्त हो गई है, तो ये मरने के बाद क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा या तो न्यूट्रॉन बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। तो भारत के एक वैज्ञानिक हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जब उन्होंने तारों की मृत्यु का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि सभी तारे मरने के बाद श्वेत वामन क्यों नहीं बन जाते, सभी तारे मरने के बाद न्यूट्रॉन तारा क्यों नहीं बन जाते, सभी तारे मरने के बाद ब्लैक होल क्यों नहीं बन जाते। इसी बात का पता हमारे भारत के वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने लगाया। तो भारत के जो वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इन्होंने तारों की मृत्यु का अध्ययन किया। ये कहाँ के थे, ये अपने देश भारत के थे। तो इन्होंने बताया, मान लिया ये सूर्य है और ये सूर्य है और ये कोई तारा ले लिया एक्स। ये एक्स तारा मरने के बाद क्या बनेगा कि जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य से कितना होगा, 1.44 गुना से कम होगा, तो यह मरने के बाद क्या बन जाएगा, श्वेत वामन तारा बनेगा। ठीक, और श्वेत वामन तारे को ही व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ठीक, और इन्होंने बताया, मान लिया कोई तारा बाई ले लिया, ये मरने के बाद क्या बनेगा, तो इन्होंने बताया जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य से 1.44 गुना से 3 गुना के मध्य में होगा, वो तारा मरने के बाद क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन तारा। और इन्होंने बताया, मान लिया ये तारा एक हमने जेड ले लिया, कि यह तारा मरने के बाद ब्लैक होल कब बनेगा, जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना से अधिक होगा, तो वह मरने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा ब्लैक होल।
और ब्लैक होल को ही कृष्ण विवर कहते हैं। यानी हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने तारों की मृत्यु का अध्ययन किया और बताया कि जो तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है तो वह तारा श्वेत वामन तारा बनेगा मरने के बाद, और जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 गुने से 3 गुना के बीच में है तो वह तारा मरने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से भी अधिक है तो वह तारा मरने के बाद ब्लैक होल बनेगा, और ब्लैक होल को ही कृष्ण विवर कहते हैं। जो हमारे भारत के वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1.44 का ये कॉन्सेप्ट दिया, इसी कारण से 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो अब हम इसके बाद तारों के जीवन चक्र को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए, मान लिया कि ये 3 तारे हैं, इसको हमने x मान लिया, इसको y और इसको z। इसका जो द्रव्यमान है वो 1.44 गुने से कम है, किससे? सूर्य के द्रव्यमान से, और इसका जो द्रव्यमान है 1.44 गुने से 3 गुना के मध्य में है, और इसका द्रव्यमान 3 गुना से अधिक है। किसके द्रव्यमान से अधिक है? सूर्य के द्रव्यमान से। ठीक, एक ये होता है स्टेलर क्लाउड। स्टेलर क्लाउड, इसको हिंदी में अंतर तारकीय बादल कहते हैं। तो स्टेलर क्लाउड से पहले बनता है आपका, ये बनता है आद्य तारा। ठीक, मान लिया ये x क्या है? आद्य तारा है भाई, y भी आद्य तारा ही बनेगा। यानी स्टेलर क्लाउड से क्या बनता है? आद्य तारा बनेगा, और इन तारों में कोई अंतर नहीं होगा। ये z आद्य तारा बना। इसके बाद क्या होता है? आद्य तारे से फिर बनता है आपका तारा, यानी x तारा बना। इससे भी y तारा बनेगा, आपका z तारा बन जाएगा। अब लेकिन तारों में क्या होता है आपको पता है? तारों में हो रही होगी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही होगी, यहाँ भी नाभिकीय संलयन हो रहा होगा। जब नाभिकीय संलयन हो रहा है तो क्या है? ये तारा है। ठीक, जब तारे में नाभिकीय संलयन हो रहा है तो आपको पता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन की खपत होती है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब उस तारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी। जब उस तारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो हमने बताया था कि उस तारे का जो आयतन है वो सिकुड़ जाएगा। तो ये x था, ये बन जाएगा आपका लाल दानव, और y बन जाएगा आपका महालाल दानव, और z भी आपका बन जाएगा महालाल दानव। ठीक, तो ये महालाल दानव या लाल दानव बनने की क्रिया कब होती? जब उस तारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती, यानी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तभी बनेगा। हाइड्रोजन इसकी भी समाप्त, हाइड्रोजन इसकी भी समाप्त हो गई है तभी ये बनेगा। जब ये आयतन अपने आप में सिकोड़ लेगा तो इस आयतन में एक विस्फोट होगा, क्योंकि एक ही जगह पर जब सभी आयतन आ जाएगा तो उसका घनत्व इतना बढ़ जाएगा तो उस तारे में एक विस्फोट होगा। जो लाल दानव में विस्फोट होता है उसको बोलते हैं विस्फोट, और जो महालाल दानव में होता है उसको बोलते हैं महाविस्फोट। और जो महालाल दानव में होगा क्या बोलेंगे? महाविस्फोट। ठीक, अब जब लाल दानव तारे में विस्फोट हुआ, इस विस्फोट को बोलते हैं हम नोवा। जो महालाल दानव में महाविस्फोट हुआ, इस विस्फोट को बोलेंगे हम सुपरनोवा। ठीक, यहां भी हम सुपरनोवा। जो विस्फोट या नोवा के बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका श्वेत वामन
तारा। और जो महाविस्फोट के बाद बनेगा वो बनेगा आपका न्यूट्रॉन तारा। और जो महाविस्फोट या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनेगा वो बनेगा ब्लैक होल, और इसे ही बोलते हैं कृष्ण वेवर। यानी किसी तारे का मरने के बाद श्वेत वामन तारा बनना या न्यूट्रॉन तारा बनना या ब्लैक होल तारा बनना, ये उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है कि कोई तारा मरने के बाद महाविस्फोट कब बनेगा। आपको पता है कि इस तारे का द्रव्यमान 1.44 गुने से कम था सूर्य से, तो इस कारण से यह मरने के बाद श्वेत वामन तारा बनता है। और जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 गुने से 3 गुना के बीच में है वो तारा मरने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से भी अधिक है तो वह तारा मरने के बाद ब्लैक होल या कृष्ण वेवर बनता है। तो इस प्रकार से हमने तारों का जीवन चक्र पढ़ा, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। तो आज हमने तारे क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा तथा तारों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।